नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन होगा, आपका एक नया सेशन शुरू हो रहा है हिंदी का। इस नए सेशन में हम ये जो सेशन है इसका नाम रखा गया है स्पेशल 26। सेशन का नाम रखा गया है स्पेशल 26, यानी इसमें 26 वीडियो बनेंगे आपके, और 26 वीडियो के साथ साथ हर एक वीडियो जो होगा वो 26 प्रश्न का होगा। कितने? 26 प्रश्न का। 26 ही प्रश्न रखे हैं क्योंकि ऑफलाइन में काफी समय हो जाता है 26 प्रश्न लिखने में और बताने में, इसलिए 26 प्रश्न रखे गए हैं। इसको नाम दिया गया है स्पेशल 26। और ये स्पेशल 26 जो है आपके यूपी टेट, एस टेट और सी टेट और यूपीएसआई लेखपाल अन्य परीक्षाएं जो हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ये सेशन बहुत ही अच्छा है। इसमें सिर्फ प्रश्न आपको हम प्रश्न देंगे, प्रश्न के साथ साथ आपको उसके जो है ऑब्जेक्टिव होगा और उसके सारे उदाहरण दिए जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इस पे हम चर्चा भी करते रहेंगे, जिन पे चर्चा करना है उस पे चर्चा करते रहेंगे। आपको सिर्फ प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए होंगे, 4 ऑप्शन, और आपको सिर्फ बताना है। तो ये सेशन बहुत ही अच्छा है। इसमें वही प्रश्न हम रखे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो सभी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये 26 वीडियो का सेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। शेयर कर दीजिए जो आपके दोस्त हैं, यार हैं, जो यूपी टेट या सी टेट, एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर करिए। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब 26 प्रश्न आपको एक वीडियो में कराए जाएंगे। इसी तरह के आपके 26 वीडियो होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। पहले प्रश्न से देखिए, यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है, मैंने सारे प्रश्न जो 9 प्रश्न अभी बोर्ड पे लिख लिए हैं। इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि एक एक प्रश्न लिखना उसमें काफी समय बर्बाद होता है, इसलिए 9 प्रश्न किए हैं। इसके बाद हम आगे वाले प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है स्पेशल 26 का, इसका नाम है स्पेशल 26। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बरवय रामायण के रचनाकार, इसमें जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि बरवय रामायण के रचनाकार, आपको बताना है कि बरवय रामायण के रचनाकार कौन है। आपके 4 ऑप्शन है। पहला कबीरदास, दूसरा सूरदास, और तीसरा तुलसीदास, और चौथा आपका वाल्मीकि है। तो आपको बताना है कि बरवय रामायण के रचनाकार कौन है। तो बताइएगा, अगर आपको मालूम है तो बताइए। आप लाइन भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बरवय रामायण के रचनाकार के बारे में बात करें तो बरवय रामायण के रचनाकार कौन है, आपको बताना है बरवय रामायण के रचनाकार कौन है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और वाल्मीकि। अगर बात करें बरवय रामायण के रचनाकार के बारे में, बरवय रामायण के रचनाकार के बारे में, तो बरवय रामायण के जो रचनाकार हैं वो हमारे तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास, यानी तुलसीदास हैं। कौन? तुलसीदास। बरवय रामायण के रचनाकार तुलसीदास हैं, यानी बरवय रामायण के रचनाकार तुलसीदास है। तुलसीदास की एक बहुत ही चर्चित ग्रंथ है। अगर बात करें तुलसीदास के बारे में, तो तुलसीदास की एक चर्चित ग्रंथ है जो बहुत ही ज्यादा चर्चित में है। उसका नाम क्या है, आपको बताना है कि उसका नाम क्या है तुलसीदास की। वो चर्चित ग्रंथ कौन सी है? रामचरितमानस। कौन सी? रामचरितमानस। इनकी एक जो ग्रंथ है चर्चित, वो है रामचरितमानस। और रामचरितमानस के बारे में बात करें कि किस भाषा में लिखी गई है, तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई। और रामचरितमानस में अगर बात करें कि खंड कितने हैं, जो तुलसीदास की चर्चित ग्रंथ है रामचरितमानस, अगर उसकी बात करें कि इसमें खंड कितने हैं, तो खंड कितने हैं आपके रामचरितमानस के? 7 खंड हैं। कितने? 7 खंड हैं। अगर तुलसीदास के बारे में यह कहा जाए कि ये किस कालीन के कवि हैं, तो ये अकबर कालीन के कवि हैं। यानी जब अकबर का शासन चल रहा था तो उस समय तुलसीदास जी थे, यानी अकबर कालीन ये थे। तो इनकी एक चर्चित ग्रंथ कौन सी है तुलसीदास की?
और वो है रामचरित मानस, यानी रामचरित मानस। बर रामायण के रचनाकार तुलसीदास, और तुलसीदास के जो सबसे फेमस ग्रंथ है वो है रामचरित मानस, जिसके 7 खंड हैं और वो अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, आपको नसीम का सही संधि विच्छेद करना है। नसीम का सही संधि विच्छेद करना है, बताना है कि कौन सा हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। इसमें आपको बताना है नसीम, नसीम का छंद विच्छेद करना है, आपको विच्छेद करना है और अलग करके आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इसको अगर हम इसको अलग करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये नसीम जो है ये किस संधि का है, किस संधि का। अगर हम संधि समझ गए कि किस संधि का है, ये देखने से किस संधि का लग रहा है, आपको पता है कि किस संधि का लग रहा है। इसमें आधा अक्षर का प्रयोग हुआ है, आधा अक्षर, पहले अक्षर के बाद आधा अक्षर का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब आधा अक्षर कहां पे आएगा, विसर्ग संधि में आएगा। तो ये विसर्ग संधि का है, क्या है, विसर्ग संधि का। नसीम जो है आपका विसर्ग संधि का है। तो अगर विसर्ग संधि में, तो विसर्ग संधि में आपको बताया गया है आधा अक्षर आए या रा उड़ा हो तो वहां पर क्या लकवा मार जाता है, यहाँ पे लकवा मार जाता है, यानी ये लकवा मार जाता है। ठीक है, तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सा इसमें सही होने वाला है। नसीम कौन सा सही होने वाला है, इसमें बी सही होगा। कौन सा, बी सही होगा, बी सही होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको अलग करेंगे तो यहीं से अलग होगा और यहां पर क्या हो जाएगा, लकवा मार जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अलग हुआ, यहाँ पे लकवा मार गया और सीम, सीम उठा के लिख दिया गया है। तो ये तो हो गया आपका नसीम का सही संधि विच्छेद। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, विनियम का अर्थ क्या है। आपको बताना है विनियम का अर्थ क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका देना खरीदना, देना और खरीदना, और दूसरा अर्थ है, दूसरा है इसका आना जाना। विनियम का अर्थ है देना खरीदना, आना जाना, लेना खरीदना और लेन देन। विनियम का क्या होता है, कहते नहीं कि विनियमन करना, यानी विनियमन का मतलब होता है एक दूसरे से आदान प्रदान करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विनियमन का अर्थ क्या हो जाएगा, लेन देन करना, यानी विनियमन करना, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, यानी कि लेन देन करना। क्या हो जाएगा इसका, लेन देन करना। इसका क्या हो गया, लेन देन करना। कौन सा सही हो गया, चौथा, यानी विनियमन का अर्थ होता है लेन देन करना। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये प्रश्न लिया हूं। ठीक है, तो इस विनियमन का अर्थ आपको मालूम हो गया कि लेन देन करना। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ बताना है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि गागर में सागर भरना, यानी एक गागर जो है, छोटा सा गगरी जिसको बोलते हैं हम, उसमें सागर भरने की बात कही जा रही है। एक छोटे से गागर में इतना बड़ा सागर भरने की बात कही जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इन 4 ऑप्शनों में से, जोश भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, बहुत आसानी से अपनी बात कहना, बहुत आसानी से अपनी बात कहना, या फिर गागर में फूल डालना। कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें कौन सा हो जाएगा बताइएगा, सागर में, गागर में सागर भरना, यानी एक छोटे से गागर में पूरे सागर को भरने की बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि कोई, जैसे अब इसमें ऑप्शन में जैसे बी है, तो बी क्या है, थोड़े में बहुत कुछ कहना है, यानी एक छोटी सी बात कही जाए और वो बड़ी बात हो जाए। ठीक है, एक छोटी सी बात कही जाए और वो बड़ी बात हो जाए, यानी थोड़े में बहुत कुछ कहना। इसका सही क्या हो जाएगा, थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी इसका जो बी ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या, थोड़े में बहुत कुछ कहना। ठीक है, ये हो गया आपका गागर में सागर भरना। इसके बाद 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें कह रहा है नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछ रहा है किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है कि इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तार्किक, पहला आपका तार्किक,
दूसरा है साहित्यिक, और सी है स्वाभाविक, और चौथा है अभिव्यक्ति। ठीक है, हम पहले सबसे पहले तो प्रत्यय कैसे मालूम होगा, जो बाद में निकलता है मुख से वही प्रत्यय कहलाता है। तो तार्किक, तार्किक में इक प्रत्यय निकल रहा है। जब हम तार्किक को पढ़ते हैं तार्किक, तो इक प्रत्यय निकल रहा है, तो इसमें प्रत्यय तो है, ये कंफर्म हो गया कि इसमें प्रत्यय है। साहित्य में, साहित्यिक में देख लेते हैं, साहित्यिक, साहित्यिक यानी इसमें भी इक प्रत्यय निकल रहा है, तो इसमें भी प्रत्यय है। इसके बाद देख रहे हैं स्वाभाविक, स्वाभाविक इसमें भी इक प्रत्यय निकल रहा है, मतलब इसमें भी प्रत्यय है। बचा कौन सा, चौथा, तो अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति में कोई प्रत्यय नहीं निकल रहा, सीधे सीधे शब्द है अभिव्यक्ति, मतलब इसमें कोई प्रत्यय नहीं निकल रहा, तो सही कौन सा हो जाएगा, चौथा सही, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, प्रत्यय का पता करने का यही एक उपाय है कि आप कोई भी शब्द हो उसको 2 से 3 बार दोहराइए। ठीक है, उसके बाद खुद आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रत्यय लास्ट में क्या निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। इसके बाद आपसे 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु है एक नाटक है, एक उपन्यास है, एक कहानी है, एक चंपू काव्य है। ठीक है, आपको ये बताना है कि परीक्षा गुरु है जो है वो क्या है, नाटक है, उपन्यास है, या कहानी है, या चंपू काव्य है। ठीक, ये आपको बताना है परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु क्या है, इसमें परीक्षा गुरु क्या है, तो अगर परीक्षा गुरु की बात करें तो परीक्षा गुरु जो है वो एक उपन्यास है। क्या है, एक उपन्यास है, यानी ये बी वाला इसमें सही हो जाएगा, एक उपन्यास है। परीक्षा गुरु क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, इस परीक्षा गुरु उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो कौन से हैं, वो कौन से हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार, अगर बात करें तो वो है लाला श्रीनिवास। कौन है, लाला श्रीनिवास, यानी परीक्षा गुरु उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो लाला श्रीनिवास हैं। कौन है, लाला श्रीनिवास हैं। तो चलिए ये भी हो गया आपका परीक्षा गुरु क्या है, एक उपन्यास है। पेपर में ऐसे ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जितने भी मैंने यहाँ लिखा है ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये अभी आने वाले ही भी हैं। तो चलिए ये हो गया परीक्षा गुरु के, परीक्षा गुरु क्या है, उपन्यास है, यानी लाला श्रीनिवास दास की ये द्वारा लिखी गई। 7वां प्रश्न है आपका, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जैसे आप कहीं रोड पे जाते हैं तो वहां पे बोर्ड पे देखिए कहीं दोनों तरफ से क्रॉस पे लिखा होता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ग्रीन से लिखा होता है ना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो आपको बताना है ये क्या है, ये कौन सा वाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, विधिवाचक है, या प्रश्नवाचक है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। क्या इसमें संकेतवाचक होगा, जो रोड पे लिखा होता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, वो क्या एक संकेत है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो संकेतवाचक तो नहीं होगा। संकेत वो होता है जो संकेत मतलब बताता है, जैसे रोड के किनारे बना होता है कि यहाँ पे रोड टेढ़ी है, यहाँ से एक मोड़ है, तो वो होता है संकेत, जो निशान बने होते हैं। पर यहाँ पर कह रहा आपकी यात्रा मंगलमय हो, जैसे लिखा नहीं होता आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इसका मतलब क्या है, क्या प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक तो यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई प्रश्न की बात ही नहीं हो रही, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या विधिवाचक होगा, नहीं, विधिवाचक भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, इच्छावाचक, यानी हमारी इच्छा है, यानी हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। कहते ना हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही इसीलिए लिखा जाता है रोड के उस पे बोर्ड पे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छा है आपकी कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ये हो जाएगा आपका कि इच्छावाचक, कौन सा हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा इच्छावाचक। 8वां क्या कह रहा है
निस्वार्थ का विलोम होगा। विलोम पूछा है, संधि विच्छेद नहीं पूछा है, यहाँ संधि नहीं पूछा है। निस्वार्थ का विलोम होगा, ये प्रश्न आ चुका है। निस्वार्थ का विलोम होगा, क्या होगा? परोपकारी, निस्वार्थी, स्वार्थी या परार्थी, क्या होगा इसमें से? निस्वार्थ। निस्वार्थ जो स्वार्थी होता है तो स्वार्थी का विपरीत क्या हो जाएगा? निस्वार्थ हो जाएगा, और निस्वार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा? स्वार्थी सही हो जाएगा। कौन सा? स्वार्थी सही हो जाएगा। यानी निस्वार्थ का विलोम स्वार्थी, यानी कोई स्वार्थी व्यक्ति है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? निस्वार्थी। ठीक, एक स्वार्थी होता है और एक स्वार्थी नहीं होता है, तो निस्वार्थी का विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। ठीक, ये भी हो गया। इसके बाद आपसे कहा गया घृणा इस पद में कौन सी संधि है? घृणा इस पद में कौन सी संधि आपको बताना है। घृणा इस पद में कौन सी संधि है? तो घृणा इस पद को एक बार देखिए गौर से कि इसमें मात्राएं कौन सी लगी हैं। अगर आप मात्राएं पहचान गए इसमें तो आप बता ले जाओगे कि घृणा इस पद में कौन सी संधि है। तो घृणा इस पद की अगर देखा जाए तो इसमें ये बड़ी वाली मात्रा लगी है, और बड़ी का मतलब होता है दीर्घ। बड़ी का मतलब होता है दीर्घ। जहां पर ये मात्राएं लगी होती बड़ी वाली उसको हम दीर्घ कहते हैं, उसको हम दीर्घ कहते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका दीर्घ सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? दीर्घ सही हो जाएगा। और वृद्धि कब सही होता है? जब तमाम मात्राएं लगी होती हैं तो वहां पर वृद्धि होता है। ठीक है, विसर्ग आपको बता ही दिए, विसर्ग जो है नस्सीम में है। तो ये हो गए आपके 9 प्रश्न। अब हम बात करते हैं 10वें प्रश्न पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 10वें प्रश्न पे। तो चलिए 10वां प्रश्न करते हैं। 9 प्रश्न हो गए, अब 10वें प्रश्न पे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? यानी जो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पद्माकर, बिहारी, केशव और अज्ञेय। यानी इन चारों में से कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है पहले ये समझ लीजिए कि आखिर कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहते हैं। किसको कहते हैं? केशव को कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत जो है केशव को कहते हैं। यानी कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहते हैं। आखिर कठिन काव्य का प्रेत कहा क्यों जाता है केशव को? केशव को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी छोटी सी है कि ये कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं इसलिए कि केशव जो है एक बार तुलसी जी के पास गए थे मिलने। इसी जो रचनाएं हैं इसी के बारे में जानकारी के लिए। लेकिन तुलसीदास ने उस समय रामचरितमानस लिखा था। क्या लिखा था? रामचरितमानस लिखा था। तो तुलसीदास ने केशव से मिलने से मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं मिलेंगे। तो केशवदास को लगा बुरा, केशवदास को लग गया बुरा। तो केशवदास ने कहा एक रामचरितमानस का लिख दिए भैया अवधि में, मिले से मना कर दिए। तो यही के खुन्नस मां केशव जी, खुन्नस से आए एक तरह से, खुन्नस है केशव जी कि एक रामचरितमानस का लिख देना अवधि में, और भावखार है तुलसीदास। तो केशव जी का करीन कि रामचंद्रिका एक की रचना कर दें, कह के रामचंद्रिका की रचना कर दी। और रामचंद्रिका जो है वो राम पर आधारित है। रामचंद्रिका राम जी पर आधारित है। यो राम तुलसीदास लिखे रामचरितमानस वो राम जी पर आधारित है। तो केशवदास कहें कि ठीक है, हम तुमसे तगड़ा करवे, जौन करवे तुमसे तगड़ा करवे, खतरनाक। तो केशवदास का करीन कि रामचंद्रिका लिख दें। और रामचंद्रिका लिखिन तो लिखिन, लेकिन उनका संस्कृत में लिखिन, लेकिन उनका संस्कृत में लिख दें। तो भैया संस्कृत जो है सबसे कठिन होता है। हिंदी तो एक बार पढ़ी जा सकती, लेकिन संस्कृत बहुत कठिन होता है। यही लिए केशव जी का कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये जो भी रचनाएं करते हैं संस्कृत में करने लगे कि तुलसीदास तुमसे खतरनाक चीजें कर रहे हम।
तो इसका मतलब केशवदास का यही लिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, यानी सारी रचनाएं जो है ये करने लगे संस्कृत में। तो इन्होंने क्या किया, केशवदेव रामचंद्रिका लिखा था। क्या? रामचंद्रिका, ये भी राम पे आधारित है। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए इसके बाद हम 11वें प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। जो आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं कि आधुनिक युग की मीरा है? एक मीरा तो बहुत पहले की थी, और आधुनिक युग की मीरा वो वाली मीरा नहीं जो वीणा बजाती थी बैठ के, ये आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। इनको भी आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो कौन से? आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है चंद्रमुखी, और चौथा है चकोरी। ठीक है, इन चारों में से किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? ठीक है, तो महादेवी वर्मा जो लिखा है, इसमें कुछ लोग ये काफी कहते कि बहस हुई थी कि नहीं ये तो पुरुष है, जबकि महादेवी वर्मा पुरुष नहीं है, इनका नाम ही ऐसा है महादेवी वर्मा, ये महिला है। ठीक है, तो इसमें जो आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं वो कौन है? वो आपकी महादेवी वर्मा है। कौन? महादेवी वर्मा। ये भी अपने जीवन में काफी संघर्ष किए हैं, और इनकी शादी भी टूटी है, इनकी बहुत बड़ी कहानी है, इनकी भी मतलब सुंदर थी नहीं, इसलिए इनके पति छोड़ दिए थे, तो इसीलिए ये भी अपना मीरा का रूप धारण कर लिए। और ये कब तो पहले से थे, जब शादी हुई तभी कब थी, कवित्री थी। ठीक है, तो इनकी काफी कहानी है, इसलिए ये भी एक मीरा बन गए, उनको तलाक दे दिया, उनको छोड़ दिया, यानी ये भी एक मीरा, इसलिए इनको कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। इनको आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। कौन? आपके महादेवी वर्मा। ठीक है, 12वां प्रश्न आपका कह रहा है रानी केतकी की कहानी के लेखाकार कौन है? जो रानी केतकी की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, वो उसके जो कहानीकार के, उसके कहानीकार कौन है, मतलब उसको लिखा किसने रानी केतकी की कहानी को? तो आपका ऑप्शन है पहला इंसा अल्लाह खां, माधवा राव, किशोरी लाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा। इन चार में से आपको बताना है कि रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन है। तो अगर रानी केतकी कहानी के कहानीकार के बारे में बात करें तो इस कहानी रानी केतकी की कहानी के कहानीकार जो हैं वो आपके इंसा अल्लाह खां होते हैं। कौन? इंसा अल्लाह खां। यानी आप रानी केतकी कहानी के लेखाकार जो हैं, वो कहानीकार जो है वो इंसा अल्लाह खां है। तो आपका ए सही हो जाएगा। कौन? इंसा अल्लाह खां। इसके बाद ऐसे कहा जाए 13 नंबर, प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? काफी इंपॉर्टेंट, और ये जितने भी अभी हम आपको ये 10 से 11 12 बताए हैं, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद होता है कि जो पूछे जाते हैं वही बार बार दोहराए जाते हैं। और ये जो टीचर के आपके यूपी टेट, स्टेट, सीटेट में है, ये तो काफी अनिवार्य है, वहां पे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर ध्यान से करिएगा। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आपको बताना है कि जो आंसू है वो किसका काव्य है, किसने लिखा है इस आंसू को, आंसू किसका काव्य है? पहला ऑप्शन है आपका मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरी है जयशंकर प्रसाद, और डी है आपका सुमित्रानंदन पंत। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आपको बताना है आंसू किसका प्रमुख काव्य है। तो आंसू किसका हो जाएगा? आंसू हो जाएगा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का। किसका हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद का। आंसू है जयशंकर प्रसाद का। किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद का काव्य है। आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद का काव्य है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं 14वें प्रश्न पे। सूरदास के गुरु, काफी आसान प्रश्न है लेकिन गलत हो जाता है। सूरदास के गुरु, इसमें गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। ये सूरदास के गुरु के बारे में ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये टीचर के उसमें पूछा गया है, एसआई में पूछा गया है, लेखपाल के जो भी है, यहाँ तक कि आरओ में भी पूछा गया है कि सूरदास के गुरु कौन है। तो आपको बताना है कि सूरदास के गुरु कौन है। इसमें बताना है आपको सूरदास के गुरु आपके कौन है। सूरदास के गुरु कौन है? तो इसमें सूरदास के जो गुरु हैं
वो है बल्लभाचार्य। कौन है? बल्लभाचार्य हैं। कौन है आपके? बल्लभाचार्य हैं। ठीक है, कौन? बल्लभाचार्य। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो शंकराचार्य या माधवाचार्य पे लगा देते हैं, शंकराचार्य या माधवाचार्य पे भी लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जो सूरदास के गुरु हैं, सूरदास के जो गुरु हैं वो बल्लभाचार्य ही हैं, तो ये याद रखिए। इसके बाद है मृगनयनी किस लेखक की रचना है? आपको बताना है मृगनयनी किस लेखक की रचना है। मृगनयनी, मृगनयनी किस लेखक की रचना है आपको बताना है। चलिए बताइए, मृगनयनी, जो मृगनयनी है आपकी वो किस लेखक की रचना है बताइएगा। मृगनयनी, मृगनयनी किसकी रचना है? चलिए बताइए, मृगनयनी किसकी रचना है? बताइए जल्दी, मृगनयनी किसकी रचना है? मृगनयनी किसकी रचना है? बताइएगा, मृगनयनी किसकी रचना है? आपको बताना है मृगनयनी किसकी रचना है। जल्दी से बता दीजिए जब तक हम इंक भर रहे हैं, और इंक भरने के बाद हम आपसे पूछते हैं। ठीक है, मृगनयनी किसकी रचना है? मृगनयनी किसकी रचना है बताना है आपको। मृगनयनी किसकी रचना है बताना है आपको। किसकी रचना है? चलिए बताइए, मृगनयनी किसकी रचना है? आपको बताना है मृगनयनी किसकी रचना। पहली बात तो मृगनयनी, मृगनयनी जो है वो आपका उपन्यास है। मृगनयनी आपका उपन्यास है, और मृगनयनी के जो रचनाकार हैं वो है वृंदालाल वर्मा। कौन? वृंदालाल वर्मा। कौन है आपके? वृंदालाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा की ही ये उपन्यास है। यानी मृगनयनी, अगर आपसे पूछा जाए मृगनयनी क्या है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, क्या है, तो मृगनयनी जो है वो आपका उपन्यास है, पहली बात तो। इसके बाद जो इसके लेखक हैं वो वृंदालाल वर्मा है, यानी मृगनयनी उपन्यास के जो लेखक हैं वो वृंदालाल वर्मा है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 14, 15 हो गया आपका। इसके बाद 16 नंबर, बिना दीवारों का घर। बिना दीवारों का घर जो है मन्नू भंडारी की किस विधा पर आधारित है? एक प्रश्न तो यही हो गया कि बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की है, ये क्लियर हो गया कि बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की है। लेकिन पूछ रहा है ये किस विधा पर है। किस विधा पर मतलब होता है कहानी है, नाटक है, एकांकी है या उपन्यास है। मन्नू भंडारी की ये क्या है? कहानी है, नाटक है, एकांकी है या उपन्यास है। तो आपको बताना है बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी तो है, ये तो क्लियर होगा, लेकिन बता दिया इसने कि ये मन्नू भंडारी की है। लेकिन ये क्या है बिना दीवारों का घर? बिना दीवारों का घर, इन नाम से ही पता चलता है कि एक नाटक होगा। क्या होगा? एक नाटक होगा। तो ये एक नाटक है। क्या है? बिना दीवारों का घर एक नाटक है। नाम से ही पता चलता है कि जो बिना दीवारों का घर मतलब एक नाटक ही होगा। उपन्यास तो ऐसे होते नहीं, उपन्यास के ऐसे नाम नहीं होते। कहानी भी जो अगर होती है तो बिना दीवारों का घर, हाँ ये भी हो सकता है, कहानी भी कुछ मिलते, लेकिन ज्यादातर ये लग रहा है कि ये नाटक है। तो बिना दीवारों का घर क्या है? नाटक है। इसके बाद माटी की मूर्तें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। माटी की मूर्तें आपको बताना है ये किसकी रचना है, किस लेखक की है। माटी की मूर्तें 17वां प्रश्न है आपका। माटी की मूर्तें किस लेखक की है आपको बताना है। माटी की जो मूर्तें हैं वो किस लेखक की है। तो आप ये किसकी हो जाएगी? माटी की मूर्तें। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं, ये याद रखिएगा। जो भी 26 प्रश्न आपको कराए जाएंगे वो खतरनाक, यानी 26 प्रश्न, स्पेशल 26 नाम इसीलिए रखा गया। यानी जैसे मूवी में अक्षय कुमार की देखा होगा आपने, स्पेशल 26, उस पर रेड मारते हैं। उसी तरह हमको 26 प्रश्नों पर रेड मारना है, यानी उस पर छापा मारना है, उसको अपने कब्जे में करना है। 26 प्रश्नों को याद करके रखना है, ताकि जो भी आपका एग्जाम हो, चाहे टीचर का हो या फिर एसआई का, एसआई में भी ऐसे ही प्रश्न जो लेखक पूछे जाते हैं, रचनाएं पूछे जाती हैं, तो इसीलिए रचना मिक्स करके और व्याकरण मिक्स करके आपको 26 प्रश्न बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा सेशन है।
उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए 17 माटी की मूर्तें किस लेखक की है? ये है रामवृक्ष बेनीपुरी की, यानी डी सही हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी की। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की। चलिए आगे के प्रश्न करते हैं, आगे वाले प्रश्न। तो चलिए आगे के प्रश्नों को हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर जो है 18 क्या कह रहा है? ये काफी ये भी इंपॉर्टेंट है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। जो बीजक है वो किसकी रचनाओं का संग्रह है। आपको बताना है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। ये तो सभी को पता होगा कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। किसकी है ये बीजक? जो है ये कबीरदास की है। किसकी? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह पूछ रहा है। संग्रह किसका है यानी बीजक। तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास की है। किसकी? कबीरदास की। यानी बीजक कई बार परीक्षा में पूछा गया, एक बार नहीं अनेक बार पूछा गया है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास का है। ठीक है, कमायनी के रचनाकार, ये भी काफी इंपोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। हमें लगता है हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। जो भी एग्जाम होते हैं 2 साल भर में, उसमें ये पूछा ही जाता है कि कमायनी के रचनाकार कौन से हैं। कमायनी के रचनाकार कौन है? तो कमायनी के रचनाकार कौन से हैं? सब जो फेमस है जयशंकर प्रसाद। कौन सा? ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है वो कमायनी के रचनाकार है। कौन? जयशंकर प्रसाद। कमायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद जैसे कहा जाए देवदास उपन्यास का क्या नाम है। उपन्यासकार का क्या नाम है? यहाँ उपन्यास नहीं लिखा है, यहाँ उपन्यासकार लिखा हुआ है। यानी देवदास जो है वो उसके जो उपन्यासकार कौन है, उपन्यासकार का नाम क्या है। देवदास पर एक चीज और बता दें आपको कि देवदास जो है इस पे 3 बार फिल्म बन चुकी है। अब तक देवदास पे 3 बार फिल्म बन चुकी है। बहुत ही पहले पुरानी पिक्चर भी जो फिल्म बनी थी उसमें भी देवदास की एक मूवी बनी है। एक देवदास जो काफी फेमस है शाहरुख खान वाली, वो भी एक और बनी है देवदास। तो देवदास पे अब तक, अभी देवदास नई उसमें बनी है, तो देवदास पे अब तक 3 फिल्में बन चुकी हैं। देवदास पे अब तक 3 फिल्में बन चुकी हैं और देवदास के बारे में आप लोग जानते भी हैं देवदास क्या है। एक ये भी प्रेम प्रसंग की कहानी है पर आधारित है देवदास। देवदास उपन्यासकार का क्या नाम है? आखिर इतना जो देवदास इतना फेमस है, इसके उपन्यासकार कौन है आपको बताना है। प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल। इन चारों में से कौन है? प्रेमचंद तो देवदास के हो ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ऐसी रचनाएं की ही नहीं ज्यादातर। ठीक है, कि जो गहरी रचनाएं हो प्यार मोहब्बत की, प्रेम वाली। ठीक है, तो प्रेमचंद की तो होगी नहीं। ये धर्मवीर भारती की भी नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ऐसी रचनाएं करते ही नहीं थे, तो ऐसे उपन्यास मतलब लिखते ही नहीं थे। ठीक है, तो बच्चा कौन? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। यानी ये जो उपन्यास है ये शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, यानी बहुत खतरनाक उपन्यास था इनका। ये उपन्यास बहुत ही खतरनाक, काफी चर्चित थी ये उपन्यास। तो देवदास उपन्यासकार का क्या नाम है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। जब भी पूछा जाए आपसे, जो अगर मूवी ऐसे भी पूछ सकता है कि देवदास पर अब तक 3 बार फिल्म बन चुकी है, उसके उपन्यासकार कौन है? तो कौन है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हो गए। इसके बाद आषाढ़ का एक दिन, ये भी काफी अच्छा है। आषाढ़ का एक दिन काफी बार ये भी पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आपको बताना है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। तो किसकी रचना है ये है मोहन राकेश की। मोहन राकेश की। ये यूपीएसआई में भी पूछा गया है 17 वाले में, और भी कई उसमें पूछा गया है। आपके टीचर वाले में भी ये पूछा गया है, यूपी टेट में शायद, हाँ यूपी टेट में पूछा गया है। तो आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की है। तो ये हो गया आपका 21वां नंबर। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है
कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? दिख रहा होगा ना, नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आपको यहां बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ठीक है, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। और रामचरितमानस तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि रामचरितमानस तुलसीदास की जो अवधि भाषा में लिखा गया है, इसमें 7 खंड होते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास तो होनी है। फिर उसके बाद जैसे दोहावली, गीतावली, जो वली वाले होते हैं वो भी तुलसीदास के होते हैं। और बच्चा कौन से इसमें? यामा। तो इसमें जो यामा है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यामा जो है वो महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा। और इसी यामा के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला था। किसको? महादेवी वर्मा को यामा के लिए ही पुरस्कार मिला था। ठीक, तो यामा नहीं है तुलसीदास की। इसके बाद 23 नंबर, ये भी काफी बेहतर प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान किया था या सम्मान दिया था? राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था उन्होंने। गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को ऐसे वैसे कोई सम्मान या कोई पद या कोई नाम नहीं देते हैं, लेकिन अगर किसी को देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? यानी वो राष्ट्र के कवि हैं, यानी महान कवि माना उन्होंने। तो कौन है इसमें? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 में से आपको बताना है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? क्या महादेवी वर्मा है? जी नहीं। क्या जयशंकर प्रसाद हैं? जी नहीं। क्या मैथिली शरण गुप्त हैं या सुमित्रा नंदन पंत हैं? कौन हो सकते हैं इसमें? तो जो महात्मा गांधी ने जिस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका 24वां है, ये कह रहा है किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? यानी 4 ये ऑप्शन है आपके। आपको बताना है इसमें से कौन सा उपन्यास है जिसके लेखक प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद। चित्रलेखा, मानस के हंस, कर्मभूमि, झूठा सच। तो आपको बताना है किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। तो ये तो काफी फेमस है, कर्मभूमि। इसका मतलब कर्मभूमि जो है आपका ये प्रेमचंद का उपन्यास है। ये हो गया सही। लेकिन इन तीनों के बारे में हम जान लेते हैं। चित्रलेखा जो है वो किसकी है? चित्रलेखा, अगर चित्रलेखा की बात करें किसकी है, तो चित्रलेखा जो है आपकी वो भगवती चरण शर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण शर्मा, भगवती चरण शर्मा की है। और मानस के हंस जो है, मानस के हंस किसकी होगी? मानस के हंस अमृतलाल नागर की है। ये है अमृतलाल नागर की। किसकी? अमृतलाल नागर की। किसकी है? ये अमृतलाल नागर की। हाँ सही है, अमृतलाल नागर की। एक है आपका झूठा सच। झूठा सच जो है ये यशपाल की है। किसकी है? यशपाल की। यशपाल की। तो कर्मभूमि के उपन्यासकार प्रेमचंद हो गए, चित्रलेखा के भगवती चरण शर्मा हो गए, मानस के हंस के अमृतलाल नागर हो गए आपके, और जो झूठा सच के हैं वो यशपाल के हो गए। तो ये रहा आपका साहित्य का पोर्शन, क्योंकि साहित्य ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये हो गए आपके 24 प्रश्न। बच्चे आपके स्पेशल 26 के 2 प्रश्न, तो हम उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए हम उस पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब हम जो 2 प्रश्न बचे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, 25 नंबर और 26 नंबर। तो चलिए बात करते हैं 25 नंबर और 26 नंबर। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का क्या नाम है? जो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी थी वो उसका नाम क्या है? आपको बताना है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का क्या नाम है। आपको बताना है इसमें से
कौन सा? प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या आकाशदीप। इन चार में से आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का क्या नाम है, आपको बताना है। प्रथम कहानी कौन सी थी इसमें से? प्रेम सागर थी क्या, या इंदुमती थी, या रानी केतकी की कहानी थी, या आकाशदीप थी? तो अगर हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी के नाम के बारे में बात करें तो वो था इंदुमती। ये पेपर में कई बार ये भी पूछा गया है, कौन था? इंदुमती, जो है यही कहानी सबसे पहली हिंदी साहित्य की कहानी मानी जाती है, कही जाती है। तो कौन सी? इंदुमती। अगर इंदुमती के बारे में बात करें तो इसके जो लेखक हैं, इंदुमती के लेखक जो हैं, वो इसके लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। अगर लेखक के बारे में पूछे तो किशोरी लाल गोस्वामी, गोस्वामी, ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती प्रथम कहानी के लेखक, इंदुमती अगर आपसे पूछा है प्रथम कहानी इंदुमती के लेखक कौन है, तो कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। इसके बाद जैसे प्रेम सागर, ये भी एक कहानी है लेकिन प्रथम नहीं है। तो प्रेम सागर, प्रेम सागर किसकी लिखी है? काफी चर्चित व्यक्ति हैं, वो है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल है। कौन है? लल्लू लाल। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी है जो है वो अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में कराया था। तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? वो है इंसा अल्लाह खां की। किसकी है? इंसा अल्लाह खां, यानी इंसा अल्लाह खां की है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। अगर आपसे पूछा जाए आकाशदीप किसकी है, तो आकाशदीप जो है वो है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आकाशदीप, हाँ, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, हाँ सही है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। अगर इनमें से कोई गलत हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, कि इनमें से नहीं ये गलत है, ठीक। प्रेम सागर, लल्लू लाल, इंदुमती, किशोरी लाल गुप्ता, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह का, आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद जैसे आपसे कहा जाए सितारे हिंद किस लेखक का उपन्यास है, ये भी काफी अच्छा है। जो सितारे हिंद है वो किस लेखक का उपन्यास है, आपको बताना है वो किस लेखक का उपन्यास है सितारे हिंद। तो बताइएगा सितारे हिंद किस लेखक का उपन्यास है? राजा लक्ष्मण सिंह का, दिख रहा है आपको, राजा लक्ष्मण सिंह का, बाल मुकुंद गुप्त का, राजा शिव प्रसाद का, या राजेंद्र प्रसाद का। आपको बताना है कि सितारे हिंद किस लेखक का उपन्यास था पूछ रहा है। सितारे हिंद किस लेखक का उपन्यास था, किसका था? तो जो सितारे हिंद लेखक के उपन्यासकार था वो थे राजा शिव प्रसाद, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो गया, राजा शिव प्रसाद। तो ये हो गए आपके स्पेशल 26 के 26 प्रश्न, जिसमें से आज आपके जो है सबसे ज्यादा साहित्य के प्रश्न लिए गए थे, सबसे ज्यादा साहित्य के ही प्रश्न थे। और साहित्य के प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साहित्य के प्रश्न ही गलत होते हैं। तो साहित्य का उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप मेरे सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही 26 प्रश्न 26 वीडियो में आपको मिलेंगे, बेहतर से बेहतर, ताकि आपका जो भी एग्जाम आने वाला है, होने वाला है, उसमें आप हिंदी बेहतर करें। यानी अगर आपके 30 प्रश्न आ रहे हैं तो आप 26 प्रश्न को रेड मार दीजिए उसमें, यानी 26 प्रश्न में हम छापा मार ही देंगे। 26 तो हमारे सही होने हैं, उसके बाद प्लस में हमको चलना है, उसके बाद प्लस में हमको चलना है। जैसे लेखपाल में उसमें 25 ही आने हैं, 26 बताए जा रहे हैं, 26 तो आपके कंफर्म ही हो जाए, यानी उसमें भी 25 में 25 मारना है। मतलब हमको 100% हिंदी सॉल्व करना है, इसलिए स्पेशल 26 क्लास आपके लिए लाया गया। तो स्पेशल 26 क्लास को और बेहतर बनाने के लिए आपसे अनुरोध है,
हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आज के लिए फिर इतना, मिलते हैं अगले स्पेशल 26 में। धन्यवाद।